हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर साइंस हब। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहती हूँ। अगर कोई भी बच्चा साइंस क्लास के लिए ऑनलाइन ट्यूशन के लिए इंटरेस्टेड है तो क्लास 9th या 10th का कोई भी बच्चा हो तो वो मुझे डीएम करे ताकि मैं ऑनलाइन क्लासेस उनको अवेलेबल करा सकूं। देन हम स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक अपना। वॉशिंग सोडा है क्या? आप देख सकते हो वॉशिंग सोडा है क्या। ये देखिए, ये वॉशिंग सोडा है आपका, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, जिसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? पानी के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, देन आप देख सकते हैं वॉशिंग सोडा क्या बोल रहा है। वॉशिंग सोडा मतलब कि सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? पानी के 10 मॉलिक्यूल्स। 10 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जिसमें क्रिस्टल्स के अंदर पानी हिडन रहता है, पानी छुपा रहता है। इसका मतलब उसके अंदर पानी के भी पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला आपका बनता है Na2CO3.10H2O। 10 की वजह से इसे बोला जाता है डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है? बेसिक केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। डेका मतलब होता है 10 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वॉशिंग सोडा क्या है भाई। वॉशिंग सोडा को आपने पढ़ा सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा। कॉमन नेम जो रहता है वॉशिंग सोडा का वो रहता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका फॉर 10 के लिए, हाइड्रेट यानी कि क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, और ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम जो कॉमन केमिकल फॉर्मूला होता है वो ये रहता है, और कॉमन नेम क्या रहता है वॉशिंग सोडा का? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर हम इसको प्रॉपर्ली डिटेल में भी पढ़ेंगे। वॉशिंग सोडा की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? ये देखिए, आपको यहाँ पे फिगर में वो भी दिखाया है, आप देख भी सकते हो कि किस तरह से दिखा रहे हैं। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। किस तरह से, कैसा होता है ये? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। देखिए, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि दानेदार सा दिखता है, क्रिस्टल्स होते हैं ये। ठीक है, और इट इज सॉल्यूबल इन पानी, वाटर, यानी कि ये पानी में बहुत इजीली सॉल्यूबल हो जाता है। ठीक है, और माइल्ड एल्कलाइन टेस्ट, इसका थोड़ा सा बेसिक टेस्ट आता है। इट इज अ माइल्ड एल्कलाइन टेस्ट, मतलब कि बेस टेस्ट आता है इसका। बेस टेस्ट कहने का मतलब क्या, अभी हम पढ़ते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाई जा रही है, यानी कि क्या है माइल्ड एल्कलाइन टेस्ट के बारे में हम कैसे जानेंगे? देखिए, वॉशिंग सोडा जो बना होता है वो हमारा बनता है स्ट्रॉन्ग बेस, लिखा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड से मिलकर बनता है। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बनता है आपका वॉशिंग सोडा। यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस आपका रहता है, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला आपका है Na2CO3। स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या रहता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब इसको आप जोड़ते हो वीक बेस यानी कार्बोनिक एसिड के साथ, H2CO3 के साथ, तब ये जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड्स जब मिलते हैं तब जाके हमारा बनता है वॉशिंग सोडा, जो कि शो करता है कि इसका टेस्ट कैसा रहता है? एल्कलाइन, यानी बेसिक इन नेचर होता है ये। ठीक है, अब देखते हैं हम एक और इसकी प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है कि अगर हम जब इसको, ये जो आपका केमिकल फॉर्मूला है, अगर हम इसको हीट करें तो हीटिंग के बाद ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को ये लूज कर बैठता है। जब हम इसको हीट करते हैं, ऑन हीटिंग इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड बिकम्स एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अभी ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी है। लेकिन जैसे ही हम इसको हीट करते हैं और इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स हटने के बाद सिर्फ Na2CO3 बच जाता है, जिसको आप बोलते हो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है जिसमें वाटर के क्रिस्टल्स ना हो, क्योंकि हीट करने के बाद ये अपनी ये जो डेकाहाइड्रेट है इसको लूज कर देता है और सिर्फ ये बच जाता है, जिसको कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एक और चीज जो मैंने आपको बताई नहीं है, हमारा नॉर्मल कॉमन सॉल्ट होता है NaCl का ही काम होता है। NaCl से कई मैनी केमिकल्स, ये हमारा कॉमन रॉ मटेरियल है NaCl, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। ये सॉल्ट जो है रॉ मटेरियल है जिससे कई केमिकल्स बनते हैं। केमिकल्स जैसे कि कास्टिक सोडा बनता है, या बेकिंग सोडा बनता है, और आपका वॉशिंग सोडा बनता है। तो ये सब चीजें हमारे ये रॉ मटेरियल से बनती हैं, जिसको हम बोलते हैं NaCl। NaCl एक रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है,
जिससे हमारी ये चीजें बन रही है, जिसको अब आज हम देख भी रहे हैं कि हमारा ये अपना वॉशिंग सोडा बनता है, उससे कास्टिक सोडा बनता है, आपका बेकिंग पाउडर बनता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमारे आती कहां से है, यानी ये वॉशिंग सोडा भी किससे आया है, NaCl, हमारे कॉमन सॉल्ट से आया है। कॉमन सॉल्ट इज अ रॉ मटेरियल बाय विच वॉशिंग सोडा इज मेक। ठीक है, जिसकी वजह से कई केमिकल्स बनते हैं, जैसे कि वॉशिंग सोडा हो गया, आपका बेकिंग सोडा हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, ये सब चीजें आपकी बनती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमने ये तो जान लिया कि भाई अगर हमने नॉर्मल, आपको सबसे मेन चीज क्या है भाई, वॉशिंग सोडा है क्या, आपका कॉमन नेम क्या है वॉशिंग सोडा का, आप बोलते हो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका डिनोट्स फॉर 10 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है, क्योंकि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स, जब आप इसको हीट करते हो और हीट के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपने लॉस कर देता है, मतलब इसके वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं, हीट करने के बाद ये हट जाते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन हट जाता है, तो सिर्फ बचता है Na2CO3, जिसको आप बोलते हो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट ना हो। तो अब सिंपल सी बात है, और आपको एक और चीज जाननी है कि वॉशिंग सोडा बनता किससे है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस इज आपका NaOH और वीक एसिड इज H2CO3। तो जब हम इसे कंबाइन करते हैं तो आपका बनता है आपका, इसीलिए ये बेसिक नेचर शो करता है, क्योंकि इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए ये बेसिक नेचर शो करता है, इसलिए कहा गया इट हैज अ माइल्ड एल्कलाइन टेस्ट, इसका थोड़ा बेसिक टेस्ट रहता है। एक और चीज हम देखते हैं, कुछ यूजेस भी हम देखते हैं, और अब प्रॉपर भी हम पढ़ने जाएंगे, पहले हम जरा यूजेस भी देख लेते हैं कि क्या शो कर रहा है यूजेस। देखिए यूजेस में क्या बोल रहा है, यूज इन वॉशिंग क्लोथ्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जो आपका क्या कहते हैं कि आपका वॉशिंग सोडा जो होता है वो आपके कपड़े धोने के लिए प्रॉपर काम आता है। वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए काम आता है, यानी कि उसमें से परमानेंटली हार्डनेस हटाने के लिए काम आता है। अभी हम हार्डनेस सीखते हैं कि क्या है, पहले हम जरा देख लेते हैं यूजेस है क्या क्या, उसके बाद हम समझते हैं हार्डनेस क्या है, कि हार्डनेस क्या है, हार्ड वाटर क्या होता है वो जानते हैं। तो नॉर्मली हम ये जान रहे हैं कि वॉशिंग सोडा का काम क्या होता है, कपड़े धोने का काम होता है और उसमें से पानी की हार्डनेस को निकालता है। दूसरा, ये ग्लास, सोप, पेपर, इनको बनाने में हेल्प करता है, यूज होता है। और साथ ही साथ कई केमिकल्स, जैसे कि आप जान सकते हो प्रिपरेशन में, यानी कि वॉशिंग सोडा जो है आपका, वॉशिंग सोडा से आपका बेकिंग सोडा भी बनता है, जिसको आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका कॉमन नेम रहता है, जैसे आपका वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम रहता है सोडियम कार्बन डेकाहाइड्रेट, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि डेका डिनोट्स फॉर 10 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी के उसके अंदर होते हैं, इसीलिए उसे डेका बोला जाता है। तो कॉमन नेम रहता है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आगे आप देख सकते हो कि वॉशिंग सोडा जो है आपका हार्डनेस निकालने के लिए काम आता है, अभी देखते हैं, और ग्लास, सोप, पेपर बनाने के लिए काम आता है। वॉशिंग सोडा अदर टाइप के केमिकल्स भी बनाने के लिए काम आता है, जैसे कि बेकिंग सोडा, जिसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हो। तो चलते हैं हम आगे, देखते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको हार्डनेस ही समझा देती हूँ, हार्डनेस क्या होती है। अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई वॉशिंग सोडा जो है हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए काम आता है। देखिए दो टाइप की हार्डनेस होती है, होती है आपकी टेम्पररी हार्डनेस। अगर हम टेम्पररी हार्डनेस की बात करें तो टेम्पररी हार्डनेस लाइक शो करता है, हाँ, टेम्पररी हार्डनेस जो है आपकी आराम से बॉयल करके निकल जाती है। अगर आप वाटर को बॉयल करो तो आप टेम्पररी हार्डनेस निकाल सकते हो। बट अगर हम बात करें परमानेंट हार्डनेस की, तो परमानेंट हार्डनेस इजीली नहीं निकलता, इसीलिए हमको इस टाइप के केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं, लाइक हमको वॉशिंग सोडा उसमें ऐड करना पड़ता है, जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस निकल सकती है। अब हम एक और बात सीखते हैं, हार्डनेस है क्या। हार्डनेस की अगर हम बात करें, सिंपल अगर हार्डनेस जाने तो हार्डनेस है क्या, किसी भी पानी में कई मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जिस पानी में कुछ ऐसे हार्ड वाटर में कई मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं, जिनको आप बोलते हो, जैसे कि मिनरल्स कौन से, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसमें कौन से मिनरल्स आपके होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके अंदर इस हार्ड वाटर के अंदर इस टाइप के मिनरल्स आपके डिसॉल्व रहते हैं, जिनको आप बोलते हो कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इन हार्ड वाटर के अंदर ये डिसॉल्व रहते हैं मिनरल्स। अब जब ये मिनरल्स डिसॉल्व रहते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि जब हम कपड़े धोते हैं तो उस टाइम पे जब ये हार्ड वाटर जो होता है और उसको सोप के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो वो ज्यादा फोम नहीं बना पाता, फोम मतलब झाग नहीं बना पाता।
अगर हम कंपेयर करें हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की, तो सॉफ्ट वाटर बहुत इजीली जो है आप पानी के साथ सोप मिलाओगे, फटाफट से झाग बन जाता है। लेकिन अगर हम हार्ड वाटर की बात करें तो हार्ड वाटर इतनी जल्दी अपना क्या कहते हैं फोम नहीं बनाता है, झाग नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कुछ डिसॉल्व रहते हैं मिनरल्स, जिनका नाम मैंने आपको बताया कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये मिनरल्स आपके हार्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम कोई भी कपड़ा धो रहे हैं और हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर के अंदर ऑलरेडी मिनरल्स डिसॉल्व हैं और आपने उसमें सोप लगाया, अब आप कोशिश कर रहे हो सोप से, लेकिन झाग नहीं बनता, इसलिए आपकी ज्यादा से ज्यादा सोप उस हार्ड वाटर की वजह से वेस्ट हो जाती है। अगर वही सॉफ्ट वाटर हो तो आराम से आपने हल्का सा सोप लगाया, फटाफट से झाग बनता है और आराम से कपड़ा साफ होता है। लेकिन अगर हम हार्ड वाटर की बात करें तो हार्ड वाटर में क्योंकि इन मिनरल्स डिसॉल्व रहते हैं, तो ये सोप के साथ बहुत जल्दी से फोम नहीं बनाते, फोम मतलब झाग नहीं बनाते, इसीलिए इनको जब ये झाग नहीं बना पाते इजीली, तो ज्यादा से ज्यादा सोप वेस्ट करनी पड़ती है। अब होता क्या है, जब ये सोप इस पानी के साथ रिएक्ट करता है तो पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोप इनके साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, इसके साथ जब ये रिएक्ट होता है सोप, यानी कि पानी है, पानी में सोप है, इसके साथ सोप है, सोप जो है पानी के अंदर डिसॉल्व मिनरल्स यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनके साथ जब रिएक्ट करता है तो एक स्टिकी सा सब्सटेंस बनता है और एक व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस बनता है और एंड स्टिकी सब्सटेंस बनता है, चिपचिपा पदार्थ। इस तरह का सब्सटेंस बनता है जो कि कपड़ों पे और आपके हाथ पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से कपड़ा प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाता, साफ नहीं हो पाता। इसीलिए हमें परमानेंटली हार्डनेस, पानी की हार्डनेस को निकालने के लिए हमें वॉशिंग सोडा ऐड करना पड़ता है ताकि हमारे कपड़े प्रॉपरली साफ हो सके। तो मैं आपको एक जल्दी से रिवीजन देती हूँ। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्या है? हार्ड वाटर जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स मिले हुए होते हैं, इन मिनरल्स के मिलने की वजह से जब आप सोप इसके साथ रिएक्ट होती है तो ये झाग बहुत जल्दी नहीं बनाता, इसकी वजह से हमारे को ज्यादा से ज्यादा साबुन यूज करना पड़ता है और साबुन हमारा ज्यादा से ज्यादा वेस्ट होता है। लेकिन अगर हम सॉफ्ट वाटर की बात करें तो सॉफ्ट वाटर बहुत इजीली सोप के साथ रिएक्ट करके झाग बना लेता है। उसके बाद क्या होता है, जब सोप जो है, सोप हार्ड वाटर के साथ जब मिलता है, हार्ड वाटर में ये होते हैं आपके मिनरल्स, तो जब सोप हार्ड वाटर के साथ मिलता है तो वो इन मिनरल्स से रिएक्ट करता है और जब इन मिनरल्स से रिएक्ट करता है तो उसमें एक सॉलिड सा सब्सटेंस बन जाता है, व्हाइट कलर का चिपचिपा सा, जो कि हमारे कपड़े या हमारे हाथ पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर हमारे कपड़े क्लियर नहीं होते। इसीलिए हम एक केमिकल ऐड करते हैं जो कि हमारा NaCl से बना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ये सब चीजें इनका रॉ मटेरियल कौन है? NaCl, अपना सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो है उससे ये मिलते हैं। अब इसीलिए हमें ये परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए हमें वॉशिंग सोडा ऐड करना पड़ता है। दो टाइप की हार्डनेस होती है आपकी, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए आप वॉशिंग सोडा ऐड करते हो और टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए आप सिंपल पानी को बॉईल कर सकते हो, तो वो हार्डनेस निकल जाती है टेम्पररी में ओनली, परमानेंट हार्डनेस में नहीं निकलती। अब हम देखते हैं, अब हम यहां जानेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि आपका वॉशिंग सोडा क्या है और सोडा ऐश, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले ये जानिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सिंपल सी बात है, आपका जैसे ये आपका फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा का नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है आपका कि Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स पानी के रहते हैं, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहने का मतलब होता है ये होता तो क्रिस्टल की फॉर्म में है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टल की फॉर्म में रहता है, लेकिन क्रिस्टल के अंदर 10 पार्टिकल्स H2O के, 10 मॉलिक्यूल्स पानी के इसके अंदर छुपे रहते हैं, छोटे छोटे 10 मॉलिक्यूल्स इस क्रिस्टल के अंदर हाइड रहते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि क्रिस्टल्स होता ये क्रिस्टल फॉर्म का ही है। आपका जो वॉशिंग सोडा होता है वो दानेदार होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी ये पिक्चर दिखाई, ये देखिए, ये दानेदार होता है, बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसके अंदर पानी है, लेकिन इसके अंदर पानी होता है, क्योंकि इस क्रिस्टल्स के अंदर ही 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, क्योंकि 10 H2O होते हैं, यानी हर सोडियम कार्बोनेट के पास अपना 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होता है, जो कि इन क्रिस्टल्स के अंदर छिपा रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
अगर हम नॉर्मल देखें तो हमें नहीं समझ में आएगा कि इसके अंदर पानी भी है, कि क्योंकि हमको ये दानेदार दिख रहा है, क्रिस्टल फॉर्म में दिख रहा है। जब ये क्रिस्टल फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि इस क्रिस्टल्स के अंदर ही क्योंकि हर सोडियम कार्बोनेट के पास अपना एक 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होता है, जो कि इसके अंदर हाइड रहता है, छुपा रहता है, इसीलिए इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ऐसे सॉल्ट्स को हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर पानी होता है। अब डिफरेंस क्या आता है सोडा ऐश वर्सेस वॉशिंग सोडा में? अगर हम डिफरेंस देखें तो हमारा वॉशिंग सोडा ये है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na कार्बोनेट CO3, डेका डिनोट्स फॉर 10, हाइड्रेट डिनोट्स फॉर, बिकॉज इसमें अंदर पानी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम डेका हाइड्रेट बोलते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। ये आपका कॉमन नेम होता है इसका वॉशिंग सोडा का। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अब हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अब हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर पानी के पार्टिकल्स हाइड होते हैं, इसीलिए इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। जो कि क्रिस्टल्स में हमको नहीं दिख रहे हैं, पर अंदर छुपे हुए होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स वाटर के रहते हैं उसके अंदर। तो वो क्या है, 10 मॉलिक्यूल्स हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर रहते हैं। और ये दिखता कैसा है, ट्रांसपेरेंट, यानी आर पार दिखता है हमको, इसके क्रिस्टल्स बिल्कुल आर पार दिखते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये तो वॉशिंग सोडा है, आप जानते हो कॉमन नेम है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब हम इसमें हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो ये अपने H2O मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को लूज कर देता है, और लूज करके सिर्फ बचता है Na2CO3, जिसको आप बोलते हो सोडा ऐश। Na2CO3 यानी आपने अभी मैंने आपको बताया, इसको हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। एनहाइड्रस मतलब जिसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। अब पानी के मॉलिक्यूल्स कहां चले गए? पानी के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जब हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद ये वाटर जो है निकल जाता है, इवापोरेट हो जाता है, निकल जाता है, और बचता है हमारे पास सिर्फ Na2CO3, जिसको आप बोलते हो सोडा ऐश। यानी कि इसके अंदर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ एक व्हाइट पाउडर की फॉर्म में बन जाता है। इसके अंदर अब कोई क्रिस्टल नहीं रहते, क्योंकि ये सिर्फ एक क्या बन जाता है, पाउडर की फॉर्म में बन जाता है। अभी आप जो यहां पे फिगर देख रहे थे, ये फिगर जो दिख रही थी आपको क्रिस्टल फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर H2O थे, पानी का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। लेकिन जैसे इसके अंदर से हीट करके वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और ये एनहाइड्रस में तब्दील होता है। एनहाइड्रस मतलब कि जिसके अंदर पानी नहीं होता, तो यानी कि कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर नहीं बचता, यानी अब ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं बनता, ये सिर्फ व्हाइट पाउडर की फॉर्म में आपको दिखता है। और एक और चीज, जिस तरीके से हम हीट करके पानी लूज हो जाता है और सोडा ऐश बनता है, वैसे ही आप वापस से इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, यानी सोडा ऐश से आप वापस से वॉशिंग सोडा भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली सोडा ऐश बन जाएगा अगर हम हीट करेंगे और पानी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे पहला फर्स्ट प्रोसेस, अगर आप इसमें हीट करते हो, हीट करने के बाद ये पानी लूज करेगा तो ये सोडा ऐश बन जाएगा। लेकिन अगर हम सोडा ऐश में वापस से पानी ऐड करेंगे तो ये वापस से वॉशिंग सोडा बन जाएगा, यानी अपना आराम से रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे किस किस तरह से हमारा वॉशिंग सोडा बनता कैसे है, प्रिपरेशन क्या है, किस तरह से वॉशिंग सोडा बनता है। वॉशिंग सोडा बनता है सॉल्वे प्रोसेस से। सॉल्वे प्रोसेस जानना है हमको क्या होता है, और ये है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 इज कॉल्ड बेकिंग सोडा, जो कि मैंने आपको अभी बताया बेकिंग सोडा से आपका ये बनता है। देखिए सॉरी, इसके थ्रू आप ये भी बनाते हो, वॉशिंग सोडा के थ्रू आप ये भी बनाते हो। तो वॉशिंग सोडा बनता है आपका सॉल्वे प्रोसेस से, वही सॉल्वे प्रोसेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे छोटी सी बात पढ़ लेते हैं, फर्स्ट हम स्टेप्स देख लेते हैं किस तरह से जाएंगे, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका होता है प्रेसिपिटेशन, दूसरा स्टेप होता है आपका डीकंपोजिशन, तीसरा स्टेप होता है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो प्रेसिपिटेट मतलब होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं पीपीटी से, इसका मतलब कोई चीज जो सॉलिड पदार्थ जो घुले ना, इनसॉल्यूबल पार्टिकल जो नीचे जाके बैठ जाता है। जैसे अगर आप मिट्टी और पानी को घोलते हो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। कोई चीज ऐसी जो कि आपका प्रॉपर्ली सॉल्यूबल ना हो, इनसॉल्यूबल पार्टिकल जो कि नीचे बैठ जाता है, वो आपका प्रेसिपिटेशन कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में पढ़ा होगा प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट होता है जो रेसिड्यू बच जाता है, जो इनसॉल्यूबल पार्टिकल होता है, सब्सटेंस होता है। डीकंपोजिशन का मतलब होता है ब्रेक करना, यानी हम इसी प्रोसेस के थ्रू सीखेंगे कि किस तरीके से हमारा आपका वो वॉशिंग सोडा बनता है। पहला प्रोसेस है हमारा प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेट होंगे, इसमें कुछ प्रेसिपिटेट बनेगा, देखते हैं क्या होगा। डीकंपोजिशन, फिर उसको हम ब्रेक करेंगे, डीकंपोज मतलब ब्रेक करके कुछ नया सब्सटेंस बनाएंगे। और रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब पहले वो क्रिस्टल नहीं हुआ होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन यानी उसको वापस से क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया क्रिस्टल फॉर्म क्या है, और
क्रिस्टल फॉर्म ये होते हैं कि जिसमें आपके टाइनी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी भी हाइड होते हैं, ठीक है, तो यानी उनमें पानी प्रेजेंट रहता है, लेकिन अगर पानी हट जाए तो वो क्रिस्टल फॉर्म नहीं होता, वो सिर्फ पाउडरी फॉर्म में बन जाता है। तो उससे पहले हम एक और चीज अब स्टार्ट करते हैं, हम कैसे जानेंगे ब्राइन। अब एक टर्म आ रही है ब्राइन, ब्राइन को पहले जानेंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा यही है जिसमें हमने अभी पढ़ा था कि हमारा प्रेसिपिटेट बनता है। पहले हमने प्रेसिपिटेट, हमने यही देखा कि हमारा पहला स्टेप यही था प्रेसिपिटेट, फिर देन हम डीकंपोजिशन पढ़ेंगे, देन हम रिक्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे। तो अब स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 क्या कहता है? कोल्ड कंसंट्रेटेड ब्राइन। इसका मतलब समझना है हमें। देखिए ब्राइन किसे बोलते हैं? ब्राइन कहते हैं जब आप सोडियम क्लोराइड यानी अपना सॉल्ट, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है आपका, सोडियम क्लोराइड को जब आप पानी में घोलते हो उसको बोलते हैं ब्राइन, उसको बोलते हैं हम ब्राइन। अब कोल्ड कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? जब सबसे पहले हमने ब्राइन समझ लिया, ब्राइन क्या है? जब हम NaCl को पानी में घोलते हैं उसे आप बोलते हो ब्राइन। और कोल्ड कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है? कोल्ड मतलब जिसमें आपका टेम्परेचर कैसा रहे? लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे हम ये प्रोसेस करते हैं। और कंसंट्रेटेड, अगर हम कंसंट्रेटेड की बात करते हैं तो इसमें पानी की मात्रा कम रहती है और सॉल्ट की मात्रा ज्यादा रहती है, यानी NaCl इसमें ज्यादा होगा, पानी कम होगा। और दूसरी चीज कोल्ड मतलब लो टेम्परेचर पे। तो यानी हमारा स्टेप 1 क्या कहता है कि जब हम कोल्ड कंसंट्रेटेड ब्राइन, ब्राइन मींस NaCl और पानी आपस में मिलते हैं तो वो ब्राइन सॉल्यूशन बनाते हैं और इनका टेम्परेचर रहता है लो कंसंट्रेटेड, जिसमें सॉल्ट्स जो है ज्यादा अमाउंट में होते हैं। अब इनका रिएक्शन यानी NaCl और H2O, इन दोनों ने तो मिलकर आपका क्या बना दिया? ब्राइन बना दिया। ये आपने क्या बना दिया? ब्राइन बना दिया। अब इस ब्राइन को जब आप किसके साथ रिएक्ट कराते हो? एमोनिया, एमोनिया यानी NH3 और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका बनता है NaHCO3, जिसे आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा बनता है। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? अब क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप था प्रेसिपिटेट, तो ये जो आपका ब्राइन यानी NaCl और पानी को जब आपने एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो आपका ये बना बेकिंग सोडा और साथ ही साथ NH4Cl बाहर निकल गया। ये जो बना ये आपका एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है, यानी एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है जिसे आप प्रेसिपिटेट बोलते हो। इसका मतलब ये पानी में नहीं घुल पाता, इनसॉल्यूबल रहता है, यानी ये नीचे जाके बैठ जाता होगा। और जब हम इसको सेपरेट कैसे करते होंगे? इसको जब हम या तो हीट करते हैं या फिल्टर करते हैं तो ये आराम से छन जाता है, निकल जाता है, यानी ये एक रेसिड्यू पार्ट बन जाता है। तो यानी फर्स्ट स्टेप क्या रहा आपका? प्रेसिपिटेट, जिसमें हमने देखा ब्राइन क्या है? NaCl पानी के साथ रिएक्ट हुआ, उसे आप ब्राइन बोलते हो। फिर उसको आप रिएक्ट कराते हो एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब आपका बनता है NaHCO3, जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हो। और यही आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, यानी कि ये आपका इनसॉल्युबल इन पानी होता है जो कि आपका नीचे जाके बैठ जाता है। और अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो या तो आप इसको हीट करोगे या फिर आप इसको फिल्टर करोगे तो ये निकल जाएगा। तो NaCO3 आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आगे और भी चीजें होंगी। अब देखिए ये प्रेसिपिटेट बन गया। सेकेंड प्रोसेस हमने पढ़ा था डीकंपोजिशन। तो अब हमने डीकंपोजिशन भी किसका करा? और देखिए ये आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरह से थोड़ी फिगर भी दिखाई हुई है यहाँ पे कि ये आपका ब्राइन है, ये रहा आपका ब्राइन सॉल्यूशन है, ये रहा आपका NaCl पानी के साथ घुला हुआ है, फिर इसमें एमोनिया घुमाया, फिर ये CO2 इसमें पास कराई और उसके बाद आपका दिख गया क्या बन गया? आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आपने देख लिया NaHCO3 बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है आपकी? नेक्स्ट चीज है आपकी, हाँ, तो अब देखते हैं हमारा स्टेप 2 क्या कहता है। स्टेप 2 कहता है कि जब हम हीट करते हैं, यानी अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, जो हमारा अभी प्रेसिपिटेट, यहां से जो हमारा प्रेसिपिटेट निकला NaHCO3 जो निकल के आया, तो उसको हमने क्या किया? हीट करा। जब हम हीट करते हैं इसको तो क्या निकलता है? आपका सोडियम कार्बोनेट निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, पानी निकल रहा है, यानी कि हमने इसको डिकम्पोज किया। NaHCO3 को जब हमने तोड़ा तो आपका क्या बना? Na2CO3 बन गया और H2O निकल गया, ठीक है। H2O अलग निकल गया और CO2 अलग निकल गया। यानी फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ा था कि हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि हमने देख लिया यहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेट बना। जब हमने ब्राइन को NH3 और CO2 के साथ रिएक्ट कराया है तो हमारा एक प्रेसिपिटेट बना, ठीक है। उसके बाद हमने इस प्रेसिपिटेट को डिकम्पोज किया, तोड़ा, तो हमारा बना सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये बन गया। अब होता क्या है?
जब इस प्रोसेस में अब इसको डिकम्पोज कर दिया, डिकम्पोज करने के बाद ये बन जाता है। अब होता क्या है, डिकम्पोज कैसे करा गया इसको, क्योंकि इसको हीट करी गई, और जब इसको हीट करा गया, हीट मतलब कि इसको हीट दी गई, तो हीट के बाद क्या हुआ, इसमें से CO2 और पानी जो है उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, और सिर्फ बचता है आपका Na2CO3, और Na2CO3 जो बचता है वही आपका क्या होता है, सोडा ऐश कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं तो हीटिंग के वक्त जो आपका CO2 और H2 होता है वो बाहर निकल जाती है इसके अंदर से, और सिर्फ बचता है आपका Na2CO3, जिसको आप बोलते हो एनहाइड्रस Na2CO3, यानी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हो, जिसको आप बोलते हो सोडा ऐश, यानी कि जिसकी जो पाउडरी फॉर्म में होता है, जो कैसी फॉर्म में होता है आपका, पाउडरी फॉर्म में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है आपका, स्टेप 3 आता है, क्योंकि हमने पढ़ा हमारे सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू ये प्रोसेस आपका वॉशिंग सोडा बनता है। सॉल्वे प्रोसेस जो है आपका 3 मेथड से बनता है। फर्स्ट मेथड आप देख चुके हो प्रेसिपिटेट, दूसरा मेथड अभी आप देख रहे हो डिकम्पोजिशन देख चुके हो, थर्ड अब आप देखने जा रहे हो जिसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पे आपका सिर्फ अब बन गया Na2CO3, यानी कि जो अब क्रिस्टल फॉर्म में नहीं है, जो कि पाउडर फॉर्म में है। क्यों पाउडर फॉर्म में है, क्योंकि जब हमने इसको हीट करा तो इसके अंदर से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो ये सिर्फ बच गया सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडा ऐश बन गया, जिसका जो कि सिर्फ पाउडर फॉर्म में होता है। जो कैसे फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, यानी ये पाउडर फॉर्म में। इसीलिए अब हम इसको दोबारा से रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। रिक्रिस्टलाइज करने के लिए मतलब है हम इसको वापस से क्रिस्टल की फॉर्म में तब्दील करेंगे, जिसके लिए हमें इसमें ऐड करना होगा Na2CO3 में हमने क्या ऐड किया, 10H2, यानी कि पानी को ऐड किया, और जब हमने पानी को ऐड किया तो बन गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि हमारा वापस से वही बात हो गई। सोडियम कार्बोनेट जो आपका क्रिस्टल फॉर्म में होता था उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स पानी के आपके हाइड रहते हैं, वो आपको शो करता है, यानी कि ये रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब पढ़ा था, जिसमें आपके 10 क्रिस्टल्स के अंदर पानी, टाइनी पार्टिकल्स पानी के छुपे रहते हैं। ठीक है, इसीलिए अब वो फिर से रिक्रिस्टलाइज हो जाता है। अब हम कुछ स्टेप जरा प्रॉपरली एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं। हमने नॉर्मली पढ़ा कि हमारा वॉशिंग सोडा 3 स्टेप में बनता है। एक आपका होता है प्रेसिपिटेट, दूसरा आपका होता है डिकम्पोजिशन, और तीसरा आपका होता है रिक्रिस्टलाइजेशन। तो अब आपने जब प्रेसिपिटेट देख लिया, प्रेसिपिटेट आपका बना आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना आपका, ये आपका NaHCO3 बना। ठीक है, ये आपका प्रेसिपिटेट बना था, जब ब्राइन सॉल्यूशन को इसके साथ मिलाया तो ये बना था। उसके बाद हमने इसको हीट करा तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकल गया था, जिसमें सिर्फ आपका पास बचा था एनहाइड्रस Na2CO3, जिसको आप सोडा ऐश बोल रहे थे। अब इसको वापस से रिक्रिस्टलाइज करा गया। रिक्रिस्टलाइज करने के लिए आपने इसमें पानी ऐड किया। तो अब एक नॉर्मल से प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहला अगर हम इस प्रोसेस पे जाएं तो ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस कहता है आप सबसे पहले क्या करो, आप सिंपल सा सोडियम कार्बोनेट को, यानी आपका जो Na2CO3 है, उसको आपने पानी में घोला। जब आप उसमें पानी में, सबसे पहले आपका काम है डिसॉल्व हो गया। अब ये प्रोसेस समझते हैं ये क्या है। हमने ये तो जान लिया स्टेप्स क्या है हमारे, किस तरह से हमारा आपका वॉशिंग सोडा तैयार हुआ। अब होता क्या है एक्चुअली, डिसॉल्व, सबसे पहले हमारा डिसॉल्व हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट पानी में घुल रहा है। उसके बाद होता क्या है, जब हम इसको हीट करते हैं तो पानी, एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, उड़ जाता है, वो इवापोरेशन दिखाता है। फिर हम उसके बाद जब एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, फिर हम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। तो ठंडा होने के वक्त क्या होता है एक्चुअली, अब आपको डिफरेंस समझना है। जब हॉट वाटर रहता है, यानी कि जब इसके अंदर पानी गर्म रहता है, ये पानी जब गर्म रहता है तो पानी अपने अंदर जब गर्म रहता है तो क्योंकि हम इसको हीट कर रहे हैं तो यानी एनर्जी दे रहे हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट को होल्ड करके रख सकता है। क्योंकि जब हम पानी को हीट करते हैं तो यानी हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, और जब ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स फास्ट मूवमेंट करेंगे, और फास्ट मूवमेंट की वजह से क्या होगा, फास्ट मूवमेंट की वजह से वो अपने अंदर ज्यादा, उनके अंदर कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट को होल्ड करके रख सकते हैं। यानी उस टाइम पे वो Na2CO3 को बहुत अच्छे से होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम कूल करने के लिए इस प्रोसेस को कूल कर देंगे, यानी कि अब हमारा जब एक्स्ट्रा पानी इवापोरेट हो गया, अब ये प्रोसेस जो है, अब ये सॉल्ट जो है थोड़ा कूल होने लगा, पानी कूल होने लगा। जब पानी कूल होने लगेगा तो इसका मतलब क्या है, पानी ठंडा हो गया। जब पानी ठंडा होगा तो यानी कि उसकी एनर्जी लो हो जाएगी, क्योंकि हम
भाई हॉट वाटर में तो हम एनर्जी दे रहे थे उसको हीट करके, तो उसमें एनर्जी ही ज्यादा थी, फास्टर मूवमेंट हो रहा था पार्टिकल का। अब एनर्जी ज्यादा थी तो उसकी वजह से वो जो है क्या कहते हैं सॉल्ट को होल्ड कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही जब पानी फिर से कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो वो ज्यादा देर तक उस सॉल्ट को पकड़ नहीं पाएगा, यानी Na2CO3 को अपने पास नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी लो हो जाएगी, तो उसके अंदर कैपेसिटी भी उसकी लो हो जाएगी, तो वो Na2CO3 को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएगा। अब वो Na2CO3 उस सॉल्यूशन से बाहर निकलेगा, और साथ के साथ क्योंकि कहां से, उस कूल वाटर से बाहर निकल रहा है, उस कूल वाटर से जब Na2CO3 बाहर निकलेगा तो उसके पास अपने पार्टिकल्स तो होंगे ही होंगे, पर साथ के साथ उसके पास पानी के पार्टिकल्स भी उस पे चिपक गए होंगे। जैसे अगर हम स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, तो हम स्विमिंग पूल के अंदर से जब हम बाहर आते हैं तो हमारी बॉडी में भी गीलापन होता है, यानी हमारे अंदर हमारे वाटर के पार्टिकल्स भी हमारी बॉडी पे चिपक जाते हैं। सेम इसी तरीके से आपके जब सोडियम कार्बोनेट ठंडा होने के बाद, जब पानी ठंडा हो जाएगा, तो पानी ठंडा हो गया तो एनर्जी लो होगी उसके अंदर, उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट भी स्लो हो जाएगा, तो वो ज्यादा उस सॉल्ट को होल्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सॉल्ट उस कोल्ड पानी से निकलकर बाहर आएगा और उसके अंदर पानी के पार्टिकल्स भी स्टिक होंगे, फिर से वो वापस से क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएगा। कैसे बनेगा क्रिस्टल फॉर्म में? क्योंकि जब ये कूल पानी, ठंडे पानी के अंदर से Na2CO3 बाहर आया तो इसके अंदर ऑलरेडी H2O भी थे, ठीक है, 10 H2O भी इसके अंदर चिपके हुए थे। अब होगा क्या, ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होके, कंबाइन होके एक अलग सा, एक फाइनली अरेंज पैटर्न सा बनाएंगे, जिसकी व्हाइट सॉलिड सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको आप बोलोगे एक शाइनी प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसको आप बोलोगे क्रिस्टल फॉर्म। ये इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने नॉर्मली समझ लिया वॉशिंग सोडा बनता कैसे है। 3 स्टेप्स हैं आपके, पहला है प्रेसिपिटेट, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन। तो आप ये देख चुके हैं, आपका ये शो कर दिया, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर आपका ये डिकम्पोजिशन हो गया यहाँ पे, फिर आपका वापस से रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया। लेकिन अगर हम प्रॉपरली प्रोसेस को जाने तो प्रोसेस ये कहता है कि डिसॉल्व, यानी कि पानी में घुला आपका सोडियम कार्बोनेट, फिर उसके बाद जब हमने इसको हीट किया तो जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसमें से इवापोरेट हो जाता है, निकल जाता है, और उसके बाद हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर ये पानी ठंडा होता है। अब क्योंकि पानी जब गर्म होता है तब तो हम इसे गर्मी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो इसलिए इसमें एनर्जी ज्यादा होती है। तो उस टाइम पे तो ये Na2CO3 को अपने अंदर होल्ड करके रखता है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, पार्टिकल्स फास्ट मूवमेंट करेंगे, कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, तो वो सॉल्ट को होल्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा, इसका मतलब इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, इसका मतलब एनर्जी लो हो जाएगी, पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो हो जाएगा, पार्टिकल्स के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो सोडियम कार्बोनेट को पकड़ के रख सके। इसलिए सोडियम कार्बोनेट उस पानी से बाहर निकलेगा, उस पानी से, ठंडे पानी से बाहर निकल के, यानी सॉल्यूशन से बाहर निकल कर आएगा, और उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर पानी के पार्टिकल्स भी चिपके हुए होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो हम जब बाहर आते हैं तो हमारे अंदर भी पानी चिपका हुआ होता है, पानी के पार्टिकल्स भी हमारी बॉडी पे होते हैं। उसी तरीके से जब Na2CO3 बाहर निकलेगा तो उसके पार्टिकल्स भी इसके अंदर होंगे, जिसकी वजह से वो वापस से, अब ये पार्टिकल्स आपस में, Na2CO3 के पार्टिकल्स और वाटर पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को मिलके एक अरेंज सा पैटर्न बनाएंगे, जो कि व्हाइट सॉलिड कलर का शाइनी सब्सटेंस होगा, जिसको आप बोलते हो क्रिस्टल्स। तो ये इस तरीके से ये रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। अब आगे देखते हैं। तो फाइनल स्टेप में हमारा वॉशिंग सोडा ही हमको मिल जाता है, सोडा ऐश नहीं मिलता। सोडा ऐश हमारा यहां पे था जब हमने हीट करा था, उसके बाद हमारा ये बन जाता है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, सोडा ऐश क्या है। सोडा ऐश जिसमें पानी नहीं है, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, जिसमें क्रिस्टल्स नहीं है, यानी एनहाइड्रस Na2CO3। और आपका वाटर, यानी कि आपका जो ये है वॉशिंग सोडा, वो क्या है, जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रहते हैं, पानी होता है और क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। आगे देखते हैं, आगे सिंपल सा देखते हैं। अगर हम ये देखें तो ये क्या बोल रहा है ये चीज, ये देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले यहां देख लेते हैं, हमने अभी सिंपल सा प्रोसेस पढ़ा, ये थोड़ा फिगर के साथ दिखा दिया, हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्ली कि कोल्ड कंसंट्रेटेड ब्राइन, यानी ब्राइन आपका जो था क्या कहते हैं, सॉल्ट और पानी को ब्राइन बोलते हैं। जब आप इसको एमोनिया और CO2 के साथ मिलाते हो तो उसके बाद जो आपका बनता है वो है, ये रहा आपका ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि NaCl पानी के साथ घुला हुआ है, इसमें एमोनिया और CO2 ऐड किया तो आपका बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और आप यहां देख सकते हो फिगर के साथ, आप और समझ सकते हो कि प्रेसिपिटेट क्या था। ये देखिए नीचे पाउडर नीचे जाके बैठ गया,
ये है प्रेसिपिटेट, जो कि घुला नहीं, पानी के साथ घुला नहीं, जो कि नीचे जाके बैठ गया, ये प्रेसिपिटेट है। आपका पहला स्टेप यही था, प्रेसिपिटेट। दूसरा अब हुआ क्या, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में, इसको आप कैसे फिल्टर कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखिए फनल है, फिल्टर पेपर लगा रखा है, यहां से आपने छान के इस पाउडर को अलग निकाल लिया, यही आपका प्रेसिपिटेट है, जो कि आपका नीचे जाकर बैठ गया। अब देखिए हुआ क्या, इसी पाउडर को, यही जो NaHCO3 था, हमने यही तो पढ़ा था, अभी आपने सिर्फ थ्योरी के साथ देखा, अब आप इसको पिक्चर के साथ देखोगे तो और आपको समझ में आएगा कि आपने यहां पे इसको बनाया NaHCO3, जो कि नीचे जाके प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बैठ गया। इस पाउडर को जब हमने फनल के अंदर छाना तो ये पाउडर अलग निकल गया। इस पाउडर को, ये देखिए, ये पाउडर, ये देखिए सेकंड स्टेप में, क्योंकि आप हीट करते थे, यही है आपका वो NaHCO3 जिसको आप हीट करते थे, ये NaHCO3 ही आपका प्रेसिपिटेट है। इसको जब आपने हीट करा तो इसने अपने अंदर से CO2 और वाटर वेपर्स निकाल दिए, और फिर क्या बना दिया आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचा आपका, सोडियम कार्बोनेट, यानी एनहाइड्रस सोडा ऐश बचा। एनहाइड्रस सोडा ऐश जिसको आप क्या बोलते हो, जिसमें पानी नहीं होता, यानी जो पाउडर की फॉर्म में होता है, ये रहा। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद आप थर्ड फिगर भी आप देख सकते हो, आपको समझ में आएगा। थर्ड फिगर क्या कहती है कि अब जो ये सोडियम कार्बोनेट है, जो मैं आपको अभी प्रोसेस अभी आपको मैंने समझाया, डिसॉल्व, इवापोरेट, कूलिंग, देन क्रिस्टल्स बनने, कैसे, ये जो सोडा ऐश है आपका, ठीक है, अब इसको पानी में घोला गया, यानी कहने का मतलब जो आपका सोडा ऐश है आपने उसको पानी में घोला, Na2CO3 को जब आपने पानी में घोला, और पानी में घोलने के बाद आपने उसको हीट करा तो उसमें से ये जो है एक्स्ट्रा वाटर इवापोरेट हो गया, और फिर उसके बाद आपने उस सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ा। जैसे ही आपने उसे ठंडा होने के लिए छोड़ा तो उसमें से वो ठंडा वाटर जो कूल वाटर होता है वो ज्यादा सॉल्ट को अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाता, इसीलिए वो वापस से उस सॉल्यूशन से बाहर निकल के रिक्रिस्टलाइज होता है, यानी कि वापस से अपने पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स से कंबाइन होके एक सॉलिड सी शेप, एक फाइन शेप बनाता है, पैटर्न बनाता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है, जिसको आप क्रिस्टल्स फॉर्म बोलते हो। तो ये वही दिखाया है, डिसॉल्व, इवापोरेट, कूलिंग एंड देन। ये फिगर के थ्रू आपको समझाया गया है कि किस तरीके से काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको यहां पे ये चीज मैंने आपको अभी समझा दी कि पानी पहले यानी आपका सोडा ऐश पानी में डिसॉल्व होता है, पहले जब पूरा प्रॉपर घुल जाता है, उसके बाद आप उसे हीट करते हो, फिर उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। अब क्योंकि जब हीट वाटर, तो क्यों हॉट वाटर क्यों सॉल्ट को रोक पाता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी होती है, क्योंकि आप हीट कर रहे हो तो मोर एनर्जी देता है, एनर्जी मिल रही है उसको, एनर्जी ज्यादा है, पार्टिकल्स ज्यादा फास्ट मूवमेंट कर पाएंगे, फास्ट मूवमेंट करने की वजह से वो जो है उस सॉल्ट को ज्यादा देर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो सॉल्यूशन ठंडा होता है तो कूल पानी क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी लो हो जाती है, पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट वो होल्ड नहीं कर पाता, सॉल्ट यानी Na2CO3 वो होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए Na2CO3 उस कूल वाटर से बाहर निकलता है, और उससे बाहर निकलने के बाद वो वापस से, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स भी चिपक जाते हैं, और फिर ये आपस में पार्टिकल्स एक दूसरे से कंबाइन होके एक फाइनली स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको आप बोलते हो क्रिस्टल फॉर्म, जो कि व्हाइट सॉलिड पार्टिकल होता है, जो कि शाइन करता है फाइनली, तो अब बनता है आपका ये। तो ये आपको क्लियर होगा, ये आपको फिगर के साथ दिख गया। ये पहला स्टेप था आपका, जिसमें आपका ब्राइन सॉल्यूशन मिलके ये अलग से प्रेसिपिटेट निकल गया, और फिर इसे फिल्टर करके निकाल दिया, फिर इसी को हीट करा, CO2 वाटर वेपर, अलग पाउडर निकल गया, जिसको आपने सोडा ऐश बोला, और ये प्रोसेस मैंने आपको समझा ही दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, आपको प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले ही बताई। वॉशिंग सोडा का क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब ट्रांसपेरेंट, यानी कि एकदम बिल्कुल साफ, रेगुलर, एकदम ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखता है, दानेदार, बिल्कुल क्रिस्टल जैसा होता है, पानी के अंदर सॉल्यूबल हो जाता है, यानी कि आराम से घुल जाता है। वॉशिंग सोडा की ये प्रॉपर्टी है। एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। एल्कलाइन सॉल्यूशन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो है बनता किससे है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH और वीक एसिड यानी कार्बोनिक एसिड H2CO3, इनसे बनता है। जब हम किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस और प्लस वीक एसिड को ऐड करते हैं तो आपका जो सब्सटेंस का नेचर आता है वो कैसा आता है, बेसिक आता है। आप ये तीन टाइप की चीजें होती हैं, एक तो न्यूट्रल नेचर कब आता है, न्यूट्रल नेचर तब आता है जब स्ट्रॉन्ग बेस हो और स्ट्रॉन्ग ही एसिड हो, और बेसिक नेचर कब आता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड के साथ मिलाते हो। यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस आपका NaOH था, आपने वीक एसिड यानी कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 के साथ कंबाइन किया तो आपका बना बेसिक नेचर। और एसिडिक नेचर कब आता है, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस हो, तो उस टाइम पे एसिड स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए वो एसिडिक शो करता है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए नेचर कैसा शो करता है, बेसिक शो करता है। और न्यूट्रल कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग ही
एसिड होगा, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब हम यानी कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि वॉशिंग सोडा क्यों बेसिक है, आप क्यों कहते हो, क्योंकि वो बना इससे, आप ये आंसर दोगे क्योंकि आप कहोगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बनता है, इसीलिए वो सॉल्यूशन बेसिक होता है और उसका पीएच वैल्यू क्या रहती है, 9 के इक्विवेलेंट रहती है। ठीक है, और ये रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जिसको भी पीएच स्केल के बारे में नहीं पता है तो वो मेरी वीडियो देख सकता है, मैंने पीएच स्केल पे भी वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन कैसा रहता है आपका, बेसिक रहता है, और रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है, जो कि जिसका वैल्यू क्या रहती है, पीएच की वैल्यू 9 के बराबर रहती है। तो आप ये देख सकते हो, यहां पे आप ये चीज देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूं, ये फिगर में आपका ये वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन है, जिसमें आपका रेड लिटमस पेपर, यानी कि आपने जब इसको रेड लिटमस पेपर पर डाला, इस वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन को जब आप रेड लिटमस पेपर पर डालोगे, आपको कैसे पता लगा कि ये बेसिक नेचर है, क्योंकि जब आपने सोडा सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पर डाला तो इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया। यानी हम पढ़ चुके हैं रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करना मतलब कि बेसिक सॉल्यूशन दिखाना, ये हम पीएच स्केल के उसमें पढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हो पीएच वाली वैल्यू जाके, पीएच वाली वीडियो जाके देख सकते हैं जिसको नहीं पता है। अब आगे चलते हैं, ये आपका आप जिस जो प्रॉपर्टीज आपने अभी थ्योरी के साथ देखी, उसको आप पिक्चर के साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका शो करता है। पिक्चर में देख सकते हैं आप, देखिए सबसे पहली आपकी प्रॉपर्टी थी कि वॉशिंग सोडा कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिख रहा है, दानेदार, बिल्कुल क्लियर, एक रेगुलर स्ट्रक्चर, एक फाइन स्ट्रक्चर बनाता है, अरेंज होते हैं इसके पार्टिकल प्रॉपर्ली, यहां पे प्रॉपर्ली अरेंज होके तब बनता है आपका ये, और बिल्कुल दानेदार और क्लियर पैटर्न में दिखता है ये। दूसरा, आपको पता है कि ये क्या होता है, वॉशिंग सोडा पानी में, ये देखिए वॉशिंग सोडा पहले यहां पानी में डला हुआ है, इस वॉशिंग सोडा को अब अगर आप यहां देखो तो ये कंप्लीटली सॉल्यूबल हो चुका है, आपको दिख ही नहीं रहा, आप समझ ही नहीं पाओगे इसके अंदर वॉशिंग सोडा है, क्योंकि आपको कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं दिख रही, प्रॉपर्ली सॉल्यूबल हो चुका है। तो वॉशिंग सोडा जो है प्रॉपर्ली सॉल्यूबल हो जाता है पानी के अंदर। वॉशिंग सोडा यहां पानी के अंदर डाला गया पहला स्टेप, फिर वो प्रॉपर्ली घुल गया, जिसमें आपको सेकंड स्टेप में दिख ही नहीं रहा है वॉशिंग सोडा, क्योंकि वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो चुका है। वहीं अगर आप थर्ड स्टेप देखो तो थर्ड स्टेप में आपको बताया एल्कलाइन नेचर शो करता है। इसका मतलब है कि वॉशिंग सोडा जो है एल्कलाइन नेचर क्यों होता है, क्योंकि वॉशिंग सोडा को जब आप रेड लिटमस पेपर पे डालते हो तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इंडिकेट करता है कि इसका नेचर कैसा है, एल्कलाइन नेचर है, यानी कि बेसिक नेचर है। और अब आप लास्ट और देख सकते हैं क्या है, जो कि वॉशिंग सोडा क्या काम करता है, आपके कपड़ों को साफ करने के लिए काम करता है, उसमें से डर्ट, ऑयल, गंदा, डर्टी क्लोथ्स को साफ करता है, जिसके लिए आपको मैंने बताया था, आपने ये भी सीखा था कि परमानेंटली हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस को भी खत्म करता है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये डर्टी क्लोथ है, इसमें यानी कि आपके गंदगी चिपकी पड़ी है। अब जब आपने इसमें वॉशिंग सोडा डाला तो वॉशिंग सोडा क्या करता है, जैसे ही आप इस गंदे कपड़े पे वॉशिंग सोडा डालते हो तो वॉशिंग सोडा इसकी डर्ट के साथ को अटैक करता है, इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है, और फिर उसको जो है पानी के साथ मिला के उसके अच्छे से प्रॉपर्ली रिंस करता है, उसको प्रॉपर्ली उसके अंदर से जब ये इस पे अटैक करता है तो इसके अंदर से सारी गंदगी खींच लेता है और उस पानी में उसको डाला जाता है, फिर पानी में प्रॉपर्ली उसको रिंस करा जाता है, और फिर जब हम प्रॉपर्ली उसको वॉश करके पानी के अंदर से निकालते हैं तो वो क्लीन क्लोथ निकलता है। क्यों? क्योंकि वॉशिंग सोडा जब आप इस गंदे कपड़े पे ऐड करते हो तो वो गंदा कपड़े पे वॉशिंग सोडा जो है इस गंदगी के साथ अटैक करता है, इस पे अटैक करके इसको खींचता है इसके अंदर से। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं कि वॉशिंग सोडा इसके अंदर से सारी गंदगी को खींचता है, ये सारी गंदगी अब खींच रहा है, अटैक कर रहा है, और फिर उसके बाद इसको पानी के अंदर डालते हैं, प्रॉपर्ली इसको निकालते हैं पानी के अंदर, और फिर उसमें से सारी गंदगी निकलती है। एट द एंड क्लीन क्लोथ आपका निकलता है बिकॉज ऑफ वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा में हमने ये भी देखा था कि वॉशिंग सोडा हमारा, एक तो हमने देख लिया क्लीन क्लोथ करता है, हार्डनिंग वाटर को क्लियर करता है, ठीक है, और हमारे कई और भी हमारे इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी काम आता है। जैसे कि आपने देखा वॉशिंग सोडा से आपका बेकिंग सोडा भी बना, जो कि आपने देखा सबसे पहले स्टेप में जो NaHCO3 बना था वो आपका बेकिंग सोडा है, जिसपे हम आगे वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है। सबसे पहला है आपका डोमेस्टिक क्लींजिंग एजेंट। ये आपका डोमेस्टिक क्लींजिंग एजेंट मतलब आपका घर का सबसे अच्छा चीज है जो क्लींजिंग एजेंट, यानी कि आपके कपड़े वगैरह को प्रॉपर्ली साफ करता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। वॉशिंग सोडा जब आप डालते हो तो उसमें से वो गंदगी को खींचता है और फिर पानी में प्रॉपर्ली क्लीन करके वॉशिंग सोडा उस बिल्कुल क्लियर क्लोथ बाहर निकालता है। दूसरा आपका क्या है, रिमूव
दूसरा है आपका रिमूव परमानेंट हार्डनेस, जो कि मैंने आपको बताई हार्डनेस कैसे निकालता है पानी की, क्योंकि पानी के अंदर डिसॉल्व मिनरल्स रहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम मिनरल्स रहते हैं। कौन से पानी में? हार्ड वाटर में, सॉफ्ट में नहीं। तो हार्ड वाटर में जब ये डिसॉल्व मिनरल्स रहते हैं, तो जब हम वॉशिंग सोडा इसके अंदर डालते हैं तो ये इन मिनरल्स को क्या करता है? इन मिनरल्स को ये निकाल देता है और निकाल के इनको सॉफ्ट वाटर बना देता है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हार्ड वाटर, अब क्योंकि अब हमें यहाँ पे इस स्टेप में सीखना है, यहाँ पे मैं इसको नहीं बताऊंगी हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम ये जानना है कि वॉशिंग सोडा किस तरह से निकाल रहा है, यानी वॉशिंग सोडा किस तरह से हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है। क्योंकि वॉशिंग सोडा जैसे ही आप इन हार्ड वाटर के साथ डालते हो वॉशिंग सोडा, तो जितने भी इसके अंदर डिसॉल्व मिनरल्स होते हैं वो उनको यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटा देता है, यानी उस पानी को इन डिसॉल्व मिनरल से फ्री करके उसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है हमेशा के लिए। वो प्रॉपरली परमानेंटली हार्डनेस को पानी से निकाल देता है, यानी कि वॉशिंग सोडा ऐड करके ये मिनरल फ्री पानी निकल जाता है, जिसको आप बोलते हो सॉफ्ट वाटर। नेक्स्ट आपका ग्लास, सोप, पेपर, इनको बनाने के लिए भी काम आता है आपका वॉशिंग सोडा। और नेक्स्ट आपका आता है क्या कहते हैं, बोरेक्स कंपाउंड। बोरेक्स यानी कि बोरेक्स सोडियम टेट्राकार्बोनेट, ये टेट्राबोरेट सॉरी, ये आपका क्या कहते हैं वॉशिंग सोडा जो है इसको बनाने के लिए भी हेल्प करता है। बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट, इसका मतलब क्या है? वॉशिंग सोडा के अंदर तो आपको पता ही है NaCl होता ही है, ठीक है, आपका ये रहता ही है सोडियम कार्बोनेट, सॉरी इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट होता है, और बोरेक्स कंपाउंड के अंदर आपका बोरिक एसिड होता है। जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो आपका बनता है बोरेक्स कंपाउंड, तो ये बन जाता है, यानी कि आपका वॉशिंग सोडा जो है बोरेक्स कंपाउंड को बनाने के लिए भी हेल्प करता है। यानी इसके अंदर जो आपका बोरिक एसिड होता है और इसके अंदर जो आपका सोडियम कार्बोनेट, वो दोनों आपस में मिलते हैं और आपका बोरेक्स बना देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, देखते हैं यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट में आपने देख ही लिया प्रॉपर कि क्या है ये, बस अब यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर के साथ दिखा दिया है कि किस तरह से आपका क्लींजिंग एजेंट है, ये आप जान चुके हो। ये दिख गया, आपके कपड़े साफ हो जाते हैं, परमानेंट हार्डनेस निकाल देता है। ये देखिए परमानेंट हार्डनेस कैसे, ये देखिए जैसे ये हार्ड वाटर है जिसमें आपके मिनरल्स हैं, इसमें आपने जैसे वॉशिंग सोडा डाला तो ये जो मिनरल्स हैं ये नीचे जाकर बैठ गए। जैसे ही वॉशिंग सोडा डाला, वॉशिंग सोडा ने क्या किया, इन मिनरल्स के साथ कार्बोनेट फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब कि हार्ड वाटर के अंदर आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, और अब जैसे ही आपने इसमें हार्ड वाटर डाला, तो हार्ड वाटर डालने के बाद क्या हुआ, ये आपका हार्ड वाटर डालते ही इसने कार्बोनेट फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बना दिया, जो कि आपका नीचे जाकर बैठ गया, यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म में बैठ गया। और उसके बाद ये पानी अलग से आपने निकाला तो आपका ये सॉफ्ट वाटर बन गया, यानी फ्री फ्रॉम हार्डनेस। यानी हुआ क्या, जब वॉशिंग सोडा इससे रिएक्ट करता है, जो कि आपके डिसॉल्व मिनरल्स होते हैं इनसे रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट होकर इन पे कार्बोनेट की फॉर्म में तब्दील करता है, और ये कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और फिर इस पानी को निकाल लिया जाता है और इस प्रेसिपिटेट को अलग कर दिया जाता है। इस तरह से ये परमानेंट हार्डनेस इसकी निकल जाती है और ये सॉफ्ट वाटर में तब्दील हो जाता है। थर्ड देख रहे हैं आपकी, ये ग्लास, सोप और पेपर में जो हम पढ़ चुके हैं वो फिगर के साथ यहाँ पे दिखाया है, इसीलिए हम देख रहे हैं, ये बनाने में हेल्प करता है। और चौथी चीज आपका ये जो है वॉशिंग सोडा जो है आपका बोरेक्स बनाने में हेल्प करता है। कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। वॉशिंग सोडा जब आपका क्या कहते हैं बोरिक एसिड के साथ मिलता है तो आपका बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है थोड़ा सा क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 10H2, जिसको आप बोलते हो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। सोडा ऐश सॉरी इसको नहीं, फॉर्मूला नॉर्मल हमारा सोडियम वॉशिंग सोडा का रहता है ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि डेका इज डिनोट्स 10, ठीक है। और सोडा ऐश किसको बोलते हैं, जिसमें पानी निकल जाए, यानी एनहाइड्रस Na2CO3, जिसमें से पानी निकल जाता है। सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू इसे बनाया जाता है। NaSO3 इसका मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि NaSO3 को बाद में आप डिकम्पोज करते हो, हीट करते हो, और ये शो कैसा करता है, सॉल्ट बेसिक होता है क्योंकि इसका pH 9 रहता है, और रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट करता है। और ये बनता किससे है, ये थोड़ा सा रिवीजन है पूरी वीडियो का, आप देख चुके हो, जो जो चीजें पढ़ चुके हो। ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है। वीक एसिड आपका रहता है कार्बोनिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपका रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसके यूजेस क्या रहते हैं, क्लीनिंग करने में, सॉफ्ट हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में, क्लिंजिंग एजेंट का काम करता है, ग्लास, सोप, पेपर इनको बनाता है, बोरेक्स को बनाता है। अब एक चीज और देखते हैं यहां पे हम, एफ्लोरेसेंस किसे बोलते हैं। एफ्लोरेसेंस क्या प्रॉपर्टी है, देखिए जब हम क्या करते हैं, जब भी
हम वॉशिंग सोडा को, आप सपोज करिए यहां पे कुछ ड्राई एयर है, ड्राई एयर क्या बोलते हैं, जो ऑलरेडी हवा पानी की प्यासी होती है वो ड्राई एयर कहलाता है, यानी कि उसके अंदर पानी की कमी होती है। अगर आपने वॉशिंग सोडा को यहां पर छोड़ दिया, इस ऐसे आप ये सोचो कि एनवायरमेंट में ड्राई एयर है और ड्राई एयर ऑलरेडी पानी की प्यासी होती है, जब आपने उसमें वॉशिंग सोडा छोड़ा तो वो ड्राई एयर क्या करती है, फटाफट से वॉशिंग सोडा का सारा पानी खींच लेती है, क्योंकि वो प्यासी होती है ऑलरेडी पानी की। तो जैसे ही जब आप वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स को थोड़ा छोड़ते हो ऑन एक्सपोजर टू ड्राई एयर, यानी ड्राई एयर के अंदर छोड़ते हो कि ऐसे एनवायरमेंट में छोड़ते हो वॉशिंग सोडा को, तो वो फटाफट से सारा पानी उसके अंदर से खींच लेती है और उसे किस में कन्वर्ट कर देती है, जो हमने पढ़ा था एनहाइड्रस यानी व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट कर देती है। क्रिस्टल से किस पे कन्वर्ट कर देती है, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। एफ्लोरेसेंस का मतलब होता है जब आप वॉशिंग सोडा को ड्राई एयर में, यानी ड्राई एयर जिसमें ऑलरेडी हवा में पानी की कमी होती है, वेपर्स नहीं होते, वाटर वेपर्स नहीं होते, वो ड्राई एयर में जब आप वॉशिंग सोडा को छोड़ते हो तो वो फटाफट से वॉशिंग सोडा के अंदर जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होते हैं वो उसको खींच लेती है और खींच के उसे किस में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि क्रिस्टल्स फॉर्म में क्यों था वो, क्योंकि 10 H2O थे उनको, वो अब जब वो खींच लेती है तो वो उसे व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट कर देती है और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट यहाँ पे हम छोटे से जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि हम सॉल्यूशन को, वॉशिंग सोडा के सॉल्यूशन को हम बेसिक इन नेचर क्यों कहते हैं। सिंपल जो मैंने आपको बताया, हम बेसिक इन नेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वीक एसिड यानी कार्बोनिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कंबाइन होता है, इसीलिए हम इसको वॉशिंग सोडा के सॉल्यूशन को बेसिक इन नेचर बोलते हैं। और ये एल्कलाइन नेचर शो करता है क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है और इसकी पीएच वैल्यू 9 रहती है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन आपका बन सकता है बोर्ड के लिए, बोर्ड क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस है कि आप बोर्ड पेपर में इस टॉपिक पे किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो यही क्वेश्चन है कि क्यों सॉल्यूशन वॉशिंग सोडा को हम नेचर में बेसिक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड्स के साथ कंबाइन होता है H2CO3 के साथ, जिसकी वजह से वो एल्कलाइन नेचर शो करता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ मिलता है तो वो नेचर बेसिक शो करता है, जिसकी वजह से रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है, पीएच की वैल्यू 9 रहती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, आप बता सकते हो व्हाट इज मेंट बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, या फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जो मैंने आपको बताया कि जब कोई भी पार्ट, कोई भी सॉल्ट क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उस क्रिस्टल्स के अंदर कुछ टाइनी पार्टिकल्स आपके पानी के हाइड रहते हैं, यानी कि आप जानते हो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये रहा है, यानी Na2CO3 जो क्रिस्टल फॉर्म है, इस क्रिस्टल्स के अंदर आपके 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी हाइड रहते हैं, इसी को आप बोलते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और आपको यहाँ पे फॉर्मूला देना था वॉशिंग सोडा का, वो आपने यहां दे दिया, ये रहा Na2CO3.10H2। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है, हाउ इज वॉशिंग सोडा से कैसे हम ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा, किस तरह से अब हम, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप बेकिंग सोडा से कैसे वॉशिंग सोडा बना रहे हो, पहले तो आपने वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा बनाया था, जो आपका पहला प्रोसेस था प्रेसिपिटेशन, उसमें आपका वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा बना था। अब आपसे पूछा है कि किस तरह से हम वॉशिंग सोडा ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम बेकिंग सोडा से, तो आपने देखा NaCO3 को जब आपने हीट करा था तो आपका ये बना था, ये प्रोसेस बना था, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अलग निकल गया था, सोडा ऐश बन गया था, फिर उस सोडा ऐश को आपने पानी के साथ मिलाया था तो आपका ये बन गया था। यानी हमने ये भी देख लिया कि वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा कैसे बनता है, वो आपका पहला प्रोसेस था, जो कि आपने स्टेप सॉल्वे प्रोसेस का पहला पार्ट पढ़ा प्रेसिपिटेट, जिसमें आपका NaCO3 बना था। उसके बाद आपसे पूछा कि किस तरह से वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनता है, तो आप ये दोनों स्टेप, जो लास्ट 2 स्टेप्स हैं आपके, डिकम्पोजिशन और रिक्रिस्टलाइजेशन, वो दोनों लिखोगे। NaCO3 को पहले हीट किया, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकल गया, सिर्फ सोडा ऐश बचा, फिर सोडा ऐश में पानी ऐड किया तो आपका बन गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी जो आपका वॉशिंग सोडा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप देख सकते हैं, ये रहा आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का ये फॉर्मूला, सॉल्वे प्रोसेस से बनता है ये, फिर से रिक्रिस्टलाइज हो जाता है, ये आपको पता है रिक्रिस्टलाइज होना मतलब क्या है, वापस से, यानी कि ये जब एनहाइड्रस हो जाता है, फिर एनहाइड्रस के बाद वापस से ये अपना पानी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेचर इसका कैसा रहता है, बेसिक, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ मिलता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साथ मिलता है, इसलिए इसका नेचर बेसिक रहता है। रेड लिटमस को ये ब्लू में कन्वर्ट करता है, पीएच की वैल्यू इसकी 9 रहती है। जिसको भी पीएच की वैल्यू, पीएच के बारे में नहीं पता है, वो मेरी वीडियो जाकर देख सकता है। और ये यूज क्या करता है यूजेस में, यानी कि एक तो ये क्लींजिंग एजेंट है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करता है, ग्लास, सोप, पेपर बनाने में काम आता है और बोरेक्स कंपाउंड बनाने में काम आता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये टॉपिक वॉशिंग सोडा है क्या, ये सब चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।